Hello, dear students. Good evening, and let's start with our session on circles. Last time पे बच्चों हम लोगों ने common tangents के बारे में पढ़ लिया था. So let's build up the concepts from that particular place only. हमने देखा था कितने कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं. कॉमन टेंजेंट्स के आप लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ डू वी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ सिमिलिट्यूड m एंड n. और जनरली अगर आपको कभी भी टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो कॉमन टेंजेंट्स की, तो अप्रोच क्या होती है कि आप पॉइंट m या n, जैसे मान लीजिए अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए तो फाइंड दिस कोऑर्डिनेट m, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा होगा सेंटर्स को, ए बी को R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, है ना. तो फाइंड दिस कोऑर्डिनेट m and then assume the equation of the tangent in terms of m. स्लोप के टर्म्स में टेंजेंट मान लीजिए, सेंटर से दूरी रेडियस के बराबर कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. उसके लिए सबसे पहले पॉइंट n कैलकुलेट करना होगा और फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट n से यूज कर सकते हैं. तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स द टू सर्कल्स, to find the equation of common tangents, first find the point of similitude. Find the point of similitude, है ना. सबसे पहले उसको कैलकुलेट करिएगा पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड, और वो बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड डिवाइड्स द सेंटर्स इंटरनली और एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड n will divide AB internally in the ratio R1:R2. In case of direct common tangents, the point of similitude m will divide AB externally in the ratio R1/R2. So first find the points of similitude, that is m and n. ये आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द टेंजेंट्स थ्रू m और n. द टेंजेंट्स थ्रू m और n आर कॉमन टेंजेंट्स ओनली, आर कॉमन टेंजेंट्स. ठीक है ना. m और n से बच्चों जो टेंजेंट्स आप बनाएंगे, m और n से जो भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड से जो भी टेंजेंट पास होता है वो दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट ही होता है. ठीक है. तो यू कैन देन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स. अच्छा, फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है कि हाउ डू वी चेक द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स. भाई कॉमन टेंजेंट आप कैलकुलेट करेंगे कितने बनेंगे, तो उसके लिए सर्कल्स की रिलेटिव पोजीशन भी तो चेक करनी पड़ेगी कि आर द टू सर्कल्स एक्सटर्नल टू ईच अदर और द टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और दे टच ईच अदर इंटरनली, और आर दे इंटरसेक्टिंग. तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स is equal to 0 and suppose another circle is s dash equal to 0. आपको चेक करना है कि इन दोनों सर्कल्स की रिलेटिव पोजीशन क्या है, कौन सा मतलब दोनों सर्कल्स किस तरह से सिचुएटेड है. यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट d, which is distance between the centers of the circles, distance between the center r1 एंड R2. R1 R2 आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो बच्चों ये तीन चीजें कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए सेंटर्स के बीच की, R1 और R2 कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. नाउ देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. केस वन, distance between the centers is greater than R1 plus R2. This implies that the circles are external to each other. मतलब एक सर्कल ऐसे होगा, एक सर्कल ऐसा होगा. सेंटर्स के जो बीच की दूरी है वो R1 plus R2 से ज्यादा है. ठीक है. केस टू, D equals to R1 plus R2. Now this implies that the two circles will be touching each other externally like this. And the distance between the centers will be equal to R1 plus R2. Case 3,
R1 minus R2 का जो डिफरेंस है, mod of R1 minus R2 is smaller than D is smaller than R1 plus R2. This implies that the circles are intersecting each other at two distinct points. Relative position of the circles will be like this, है ना? ये दोनों circles इस तरह से दिखेंगे आपको. Distance between the centers will be smaller than R1 plus R2, but it should be greater than mod R1 minus R2. Mod इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं R1 बड़ा है या R2 बड़ा है. Case 4. D equals to mod of R1 minus R2. This implies the circles are touching each other internally. This is the situation. आप देख सकते हो ये डिस्टेंस R1 हो गई, ये R2 हो गई, तो सेंटर्स के बीच की दूरी is R1 minus R2. And then you have case 5. If D is greater than equal to 0 and less than R1 minus R2, less than mod R1 minus R2, so that means one circle is strictly inside the other circle, something like this. अगर D 0 हो गया तो concentric circles हो जाएंगे. D equal to 0 implies concentric circles. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन चेक द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स. आप डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 निकाल के रख लीजिए, R1 माइनस R2 भी निकाल के रख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कौन सी सिचुएशन होती है. दैट इज हाउ यू कैन इजीली चेक द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स. ऑल्दो रिलेटिव पोजीशन चेक करने का एक और तरीका होता है यूजिंग द रेडिकल एक्सिस. तो अब देखो रेडिकल एक्सिस क्या होता है. रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन होती है कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स whose powers with respect to the two circles are equal. Recall that powers मतलब होता है S1 की वैल्यू. तो यदि दो सर्कल्स के लिए किसी पॉइंट का पावर की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब S1 की वैल्यू दोनों सर्कल्स पे सेम आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि द टू सर्कल्स आर, मतलब वो जो लोकस है वो रेडिकल एक्सिस कहलाता है. ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज अगर आपके पास एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x plus 2f1y plus c1 equals to 0. Let's call this as S. And there's another circle S dash, which is plus c2 equal to 0. है ना, ये दो सर्कल्स आपके पास हैं. तो आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है h, k such that the value of the power of this point with respect to the two circles are equal. So what is the power with respect to S? Power with respect to the circle S will be, आप इस इक्वेशन में x की जगह h, k की जगह y रख दीजिए. h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1, है ना. इसी तरह से पावर विद रिस्पेक्ट टू s डैश विल बी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2 इक्वल टू 0. मतलब प्लस c2, पावर मतलब s होता है, s इक्वल टू 0 नहीं करते पावर में. तो पावर इज s1, इट इज नॉट s1 इक्वल टू 0. तो ये दो वैल्यूज आ गई पावर्स की. अब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इक्वल्स द सेकेंड वैल्यू ऑफ द पावर. h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ एंड विल गेट h टाइम्स 2g1 minus 2g2 plus k times 2f1 minus 2f2 plus c1 minus c2 equal to 0. And if you replace h with x, k with y, you'll get x times 2g1 minus 2g2 plus y times 2f1 minus 2f2 plus c1 minus c2 equals to 0. And this equation is nothing but, this is nothing but s minus s dash equal to 0. आप दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो.
फर्स्ट इक्वेशन में से मतलब दोनों सर्कल्स की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सो दैट द सेकंड डिग्री टर्म्स कैंसिल आउट, सेकंड डिग्री टर्म्स कैंसिल हो जाए, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस यू विल गेट द सेम इक्वेशन जो रेडिकल एक्सिस की आ रही थी। तो रेडिकल एक्सिस इवेंचुअली इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच यू कैन सी कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है, और वो स्ट्रेट लाइन अगर हम फिगर में समझे तो बच्चों इस तरह से, सपोज दिस इज अ सर्कल s equal to 0, this is the circle s dash equal to 0, so this orange line is radical axis, radical axis। और रेडिकल एक्सिस में आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, लेट्स पिक अप एनी पॉइंट ऑन दिस रेडिकल एक्सिस, सपोज p। तो p पॉइंट से दोनों सर्कल्स पे पावर्स की वैल्यू इक्वल होगी, द वैल्यू ऑफ द पावर विल बी इक्वल। एंड इफ यू रिकॉल, पावर जो होता है वो रूट s1 जो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द पावर, दैट गिव्स यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, पावर गिव्स यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इसका मतलब होता है कि यदि s1 पॉजिटिव है, if s1 is greater than 0, then power gives you the length of the tangent, which means कि रेडिकल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, यू टेक एनी पॉइंट ऑन द रेडिकल एक्सिस, वहां से यदि दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे जाएं, इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स, जो ग्रीन लाइन से दीज आर टू टेंजेंट्स, सपोज दिस इज t1 एंड दिस इज t2, तो फिर if the point p is external to both the circles, then the length of the tangent pt1 will be equal to the length of the tangent pt2। ये जरूरी होता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन of radical axis, the value of the power of the point P with respect to the two circles is going to be equal. Square root of the powers gives you the length of the tangent. So यदि powers equal है तो length of the tangents भी equal होंगी। तो रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से यदि आप कोई भी टेंजेंट्स बनाते हैं दोनों सर्कल्स पे, तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है। और जरूरी नहीं कि दोनों सर्कल्स की रिलेटिव पोजीशन ये होगी, मतलब मान लीजिए अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर जाते हैं, the equation of the radical axis is s minus s dash equal to 0. If the two circles touch each other, तो आप देखो ये जो लाइन है ऑरेंज वाली, दिस इज द रेडिकल एक्सिस, द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, दिस लाइन इज रेडिकल एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज s minus s dash equal to 0। ध्यान रखिएगा, यदि दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो एक्सटर्नली, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन टेंजेंट डायरेक्टली बाय s minus s dash equal to 0। और जब भी s minus s dash करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, मतलब प्रेफरेबली 1 होने चाहिए। सर्कल के केस में कोफिशिएंट शुड बी 1, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का। अच्छा, सर्कल से यदि एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर गए, if the two circles intersect each other at 2 points, then the radical axis would be the straight line, कॉमन कॉर्ड के से कोइंसाइड करते हुए ना, दिस इज रेडिकल एक्सिस। इक्वेशन इज अगेन s minus s dash equal to 0। Observe that this particular point, if I call this as A, and if this point is B, then AB is called the common chord। इसको कॉमन कॉर्ड बोलते हैं AB को। रेडिकल एक्सिस तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, कॉमन कॉर्ड फाइनाइट लेंथ होती है AB। तो AB is called common chord and its equation is given by s minus s dash equal to 0, which is same as the radical axis। Actually, this is the a situation, a special case when radical axis coincides with the common chord। अच्छा, if the two circles touch each other internally, इस वाली situation में, so this orange line will be the radical axis। This also happens to be the common tangent to the two circles, और इसकी इक्वेशन बच्चों हो जाती है s minus s dash equal to 0। इसको कॉमन टेंजेंट के रेफरेंस में याद रखिए, वो ज्यादा काम आएगा आपके। रेडिकल एक्सिस जो होता है, इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल होता है ना, लेकिन रेडिकल एक्सिस इज यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली एज अ टूल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जेईई एडवांस में तो और अच्छे से इसका यूज होता है, मतलब रेडिकल एक्सिस टर्म यूज करे बिना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट अ थ्योरी एज सच कि आप इस पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करिए सर्कल्स में, ना तो जेईई मेंस में ना एडवांस में, लेकिन इट इज यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली इन सॉल्विंग लॉट मेनी क्वेश्चंस। तो इस केस में बच्चों ये रेडिकल एक्सिस हो गया। मतलब कुल मिला के आप ये देखिए, तीन सिचुएशन जो है, फर्स्ट सिचुएशन जहां पे दिस इज द कॉमन टेंजेंट एंड इट्स इक्वेशन इज s minus s dash equal to 0, दिस इज द रेडिकल एक्सिस। सेकंड सिचुएशन, ये वाला जब दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं, टेंजेंट इज रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट, ये वाला कॉमन टेंजेंट होता है, दिस इज रेडिकल एक्सिस। एंड इफ द टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
then this line, orange line, is a radical axis. This coincides with the common chord. Common chord की equation भी s minus s dash equal to 0 होती है, और ये वाले जो दो common tangents हैं इनकी equations भी s minus s dash equal to 0 होती है. अच्छा, concentric circles के केस में radical axis is not defined. Concentric circles में radical axis does not exist. Why it does not exist? क्योंकि by definition, suppose अगर हम कोई भी एक line arbitrary बना देते हैं, suppose if this is the radical axis, we assume that this is a radical axis suppose, तो हमारा assumption गलत हो जाएगा, because by definition of radical axis हम यहाँ पे कोई भी point उठाएं इस line के ऊपर, if we pick any point on this line, the powers of the point should be equal with respect to the two circles. Power मतलब होता है S1. तो suppose अगर हम point को यहाँ से उठा लें, if I pick this particular point, let's say P, तो आप देखोगे power of P is negative with respect to one circle and positive with respect to other, and a positive with respect to other. And this should not happen because by definition of radical axis दोनों सर्कल्स पे पावर्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. तो इसीलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज द ओनली पॉसिबिलिटी जब रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती है. यहाँ तक क्लियर? अच्छा, फिर एक चीज बच्चों और आप देखोगे कि इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली, द स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस टाइम्स g1 minus g2 upon f1 minus f2, है ना. दिस इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. और यदि आप दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को देखें ए बी, द स्लोप ऑफ दिस इज माइनस g1 minus f1, इसका स्लोप है माइनस g2 minus f2. तो स्लोप ऑफ ए बी इज f1 minus f2 upon g1 minus g2. मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. And that proves that radical axis is perpendicular to the line joining the center of the circles. In all the cases, this radical axis will be perpendicular to the line joining the center of the circle. This will be perpendicular. लेकिन ये जरूरी नहीं कि this is the midpoint. It is not necessarily passing through the midpoint of AB. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Midpoint से सिर्फ तब पास करेगी जब ये circles के radius equal हो. Otherwise, it is not at all necessary that this also passes through the midpoint of the line joining the centers of the two circles. तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो अभी डिस्कस करें, तो वो आप एक बार समझ लो. फर्स्ट पॉइंट ए, if the two circles intersect, then the radical axis is the common chord of the two circles. ये हमने अभी देखा था ना, ये वाली situation. It is a common chord. If two circles touch each other, then the radical axis is the common tangent of the two circles at the common point of contact. अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, चाहे इंटरनल टचिंग हो चाहे एक्सटर्नल टचिंग हो, in that case the radical axis would be the common tangent at the common point of contact. And यहाँ पे भी it is perpendicular to the line joining the center of the two circles. ये perpendicular होगा. Even आप ये भी ध्यान रखिए, common chord is perpendicular to the line joining the centers of the two circles. Let's not call it as A and B. C1 C2, ठीक है. कॉमन कॉर्ड जो होता है, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स. हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट P जहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करे थे. अच्छा, C रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स. तो ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया. रेडिकल एक्सिस नीड नॉट ऑलवेज पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स. ये भी डिस्कस कर चुके हम लोग. रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स. तो बच्चों देखो ये पॉइंट ऑब्वियस है कि यदि आप दो सर्कल्स दिए हैं और आप इन पे कोई कॉमन टेंजेंट बनाते हैं, सपोज हमने एक येलो लाइन से कॉमन टेंजेंट बना दिया, तो बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस, तो यहां से ये दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए.
length of the tangents are equal from any point on the radical axis to the two circles. And if these two are equal, तो clearly radical axis is bisecting this common tangent. ठीक है, तो radical axis हमेशा common tangent को bisect करता है. The common point of intersection of the radical axis of three circles taken two at a time is called the radical center of the three circles. अच्छा, ये point थोड़ा सा significant है. What this point says is that the radical axis of three circles C1, C2, C3 taken in pairs, क्योंकि radical axis तो दो circles के लिए होता है ना, तो you have to choose these circles in pairs. Taken in pairs are concurrent है ना, ये हमेशा बच्चों concurrent होते हैं. एंड जिस पॉइंट पे concurrent होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं radical center. So what is the radical center? Radical center is the point of concurrency of the three radical axes of the circles C1, C2, C3 taken in pairs. और ये फैसिलिटी सिर्फ तीन सर्कल्स के लिए अवेलेबल है. इट इज नॉट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 or 5 or more circles. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 सर्कल्स. ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर एक सर्कल ये है C1, this is another circle, suppose C2, and this is the third circle, suppose C3. तो C1 C2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा, radical axis of C1 C2, now that would be something like this, perpendicular to the line joining the centers of the two circles, है ना. तो this is the radical axis of the first second circle, R12 बोल देते हैं इसको. Then you have radical axis of first and third circle, maybe something like this, perpendicular to the line joining the centers of the two circles. ठीक है, and the radical axis of the first and the third circle, second and third circle, sorry. Yeah, this is R23, this is R13. तो बच्चों ये तीनों रेडिकल एक्सिस जो होते हैं ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं. दे आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर. ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये तीनों कॉन्करेंट होंगे. तो आई विल जस्ट गिव यू सम आइडिया. तीन लाइंस कॉन्करेंट तब होती हैं जब उनके कोफिशिएंट डिटरमिनेंट्स जीरो होता है. if three lines are concurrent, their coefficient determinant is 0. So therefore, the radical axis of first and second circle will be 2x into g1 minus g2 plus 2y into f1 minus f2 plus c1 minus c2. फिर coefficient the radical axis of second and third circle will be 2 times g2 minus g3 into x plus 2 times f2 minus f3 into y plus c2 minus c3. And the radical axis of first and third circle will be 2 times g3 minus g1 into x plus 2 times f3 minus f1 into x plus c3 minus c1, है ना. ये बच्चों आता है कोफिशिएंट डिटरमिनेंट. आपको याद होगा हमने स्ट्रेट लाइन से पढ़ा था कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and a3x plus b3y plus c3 equal to 0 are concurrent if this condition is true. तो हमने तीनों रेडिकल एक्सिस को लिख लिया. अब अगर आप इस डिटरमिनेंट को 0 प्रूव कर देंगे तो ये कॉन्करेंट प्रूव हो जाएंगे. और आप देख सकते हैं आराम से कि R1 को यदि हम लिख दें R1 plus R2 plus R3, if I use this transformation in the first row, the value of delta becomes 0. And therefore the radical axes are concurrent. तो ये आपको पता होना चाहिए कि what is radical center. Radical center of the three circles is the point of concurrency of the three radical axes taken in pairs. G point है a system of circles every two which of अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ होगी क्या. A system of circles every two of which होना चाहिए, every two of which
have the same radical axis is called a coaxial system of circles. बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको एडवांस के समय पे देखेंगे, लेकिन ऐसा ध्यान रखिए कि कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब होता है एक ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स, एंड इफ यू चूज एनी टू सर्कल्स, इमेजिन करो कि देयर इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसमें सर्कल है S1, S2, S3, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स इन दिस फैमिली। ठीक है, इस फैमिली से आप कोई भी दो सर्कल्स उठा लो, S1 और S2 उठा लिया आपने, इनका रेडिकल एक्सिस आता है R इक्वल टू 0। जब आप S2 और S3 उठाएंगे, इस फैमिली से कोई दूसरे दो सर्कल्स उठाएंगे, तो विल गेट द सेम रेडिकल एक्सिस। अगर आप कोई और पेयर उठा लोगे, सपोज S1 S3, यू गेट द सेम पेयर। आप और उठा लो Sn माइनस 1 Sn, यू गेट द सेम पेयर। तो एवरी पेयर ऑफ सर्कल्स इन दिस फैमिली विल हैव द सेम रेडिकल एक्सिस, सेम इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इस तरह के जो एक सेट ऑफ सर्कल्स होता है इनफाइनाइट, इसको फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलते हैं मैथमेटिकली। तो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स होती है जिसमें कोई भी दो सर्कल्स उठाने पे रेडिकल एक्सिस सेम आता हो, उसको बोलते हैं कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स। एक्सल मतलब को मतलब सेम, एक्सल मतलब एक्सिस से आता है। तो एक्सिस सेम हो रही, कौन सी एक्सिस सेम हो रही है? रेडिकल एक्सिस सेम हो रही है, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। फिर बच्चों ये एच पॉइंट है कि पेयर ऑफ सर्कल्स विच डू नॉट हैव द सेम, विच डू नॉट हैव द रेडिकल एक्सिस आर कॉन्सेंट्रिक। ये हमने देखा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में रेडिकल एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आप कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग द पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड, रेडिकल एक्सिस क्या होता है। अच्छा, एक और चीज, रेडिकल एक्सिस की हेल्प से आप रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स हम यहीं पे लिख देते हैं ना, इसी के साथ लिख देते हैं कि इफ फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रेडिकल एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ एनी वन ऑफ द सर्कल। आपकी मर्जी, कोई भी एक सर्कल उठा लीजिए, आपको दो सर्कल की रिलेटिव पोजीशन चेक करनी है। You have to check the relative position of two circles. So what we do is we find the equation of the radical axis, which can easily be calculated by subtracting the two equations. ठीक है, and then you find the distance of the radical axis from the center of any one of the circles. Say this distance is p. ठीक है, तो यदि यदि d की वैल्यू, d तो नहीं, यदि p की वैल्यू रेडियस ऑफ द सर्कल से बड़ी है, तो इसका मतलब सर्कल्स आर एक्सटर्नल, ये पोजीशन हो रही है सर्कल्स में। ठीक है, यदि p की वैल्यू रेडियस के बराबर आती है, तो दैट मींस द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली। ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। और p लेस देन r मतलब इंटरनल, वन सर्कल इज इनसाइड द अदर। तो यू कैन, दिस इज अ फास्टर वे, रेडिकल एक्सिस की डिस्टेंस निकाल लीजिए सेंटर से, तो आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स पता चल जाएगी। जैसे अगर आप इस सिचुएशन में जाएंगे, तो देखो रेडिकल एक्सिस ये वाली लाइन है, सेंटर से दूरी निकालोगे तो दिस डिस्टेंस p will be greater than the radius of the circle। ठीक है, यहां पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे p is equal to r, कोई भी सर्कल से निकाल लो, अगर आप इस वाले सर्कल से सेंटर से दूरी निकालेंगे रेडिकल एक्सिस की, तो दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस, इधर से निकालेंगे तो भी रेडियस। इवन इन दिस सिचुएशन p is equal to r, distance of radical axis from the center is p। यहां पे p is less than r। अच्छा बच्चों, इंटरनल नहीं होगा, इंटरसेक्शन होगा, सॉरी मैंने ऊपर गलत लिख दिया। p less than r implies सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट भी कर देता हूं अलग से कि p डिनोट्स डिस्टेंस ऑफ रेडिकल एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल।
फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, कोई भी एक सर्कल जो आपकी मर्जी। इफ आई डिनोट द डिस्टेंस विद p, तो यहाँ पे बच्चों p इज ग्रेटर देन r, p इज ग्रेटर देन r, ठीक है। यहाँ पे p, इन दोनों केसेस में p इज इक्वल टू r, सर्कल्स टच ईच अदर मतलब p इज इक्वल टू r, एंड यहाँ पे p is smaller than r. So this is again a very effective way of calculating the relative position of two circles using the radical axis. रेडिकल एक्सेस के और भी बहुत अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन वो एडवांस में ज्यादा काम आएंगे। टर्म्स हमने बता दी हैं। मेक श्योर यू प्रूव द रिजल्ट्स लॉजिकली एट होम। मैथमेटिकली लॉजिकली आपको ये सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए, तो एक बार घर पे इनके प्रूफ जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, नाउ वी मूव टू दी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा एक टर्म विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। Now this is equal to the angle between the tangents at the point of intersection of the two circles. ठीक है, तो यदि कोई दो सर्कल किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको उस पॉइंट के ऊपर एट दिस पॉइंट ए यू टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स, है ना। दोनों सर्कल पे टेंजेंट, ये सेम डेफिनेशन है जो हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में पढ़ी थी। एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब बच्चों सर्कल के केस में एक चीज इंटरेस्टिंग है, मतलब ऑल्दो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द अदर कर्व्स आल्सो, दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज आल्सो इक्वल टू द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। Angle between the tangents is same as the angle between the normals at the point of intersection. At the point of intersection. ऐसा क्यों भाई? एक लाइन ऐसे है और ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल वन, टेंजेंट वन, दिस एंगल इज 90 degrees, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज टेंजेंट टू and suppose this is normal 2, this angle is also 90 degrees. So now if this angle is theta, if this angle is theta, this will be 180 minus theta, and therefore this angle will be theta. तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी थीटा आ गया, टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी थीटा है। व्हाई डू आई यूज द डेफिनेशन, मतलब इंस्टेड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट्स हम नॉर्मल्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल से कैलकुलेशन तेज हो जाएगी सर्कल्स के केस में। नॉर्मल्स पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यदि सपोज ये डिस्टेंस, ये नॉर्मल हो गया, ऑरेंज लाइन इज द नॉर्मल, it will pass through the center of the circle. Let's call this as C1. This green line is normal to the second circle. It will pass through its center, suppose C2, and this will be R2. And suppose this particular distance between the centers is D. तो ये जो बच्चों एंगल है, this is the angle between the two circles, theta. Using the cosine rule, cos theta will be equal to R1 square plus R2 square minus D square upon 2 times R1 R2. कभी भी आपको सर्कल्स के बीच का एंगल चाहिए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स, r1 square plus r2 square minus d square upon 2 r1 r2. In a particular case, if theta is equal to 90 degrees, तो हम बोलते हैं कि सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। है ना? If theta is 90 degrees, this implies that the circles intersect orthogonally. And if the circles intersect orthogonally, then cos theta becomes 0, which implies r1 square plus r2 square should be equal to d square. Now, if you plug in the values of r1 square as g1 square plus f1 square minus c, r2 square की वैल्यू रख दीजिए g2 square plus f2 square minus c, d square की वैल्यू रख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, तो you'll find that this expression will simplify to a condition 2g1 g2 plus 2 times f1 f2 is equal to c1 plus c2.
दिस इज द कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये टू बच्चों ऊपर रह गए, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। आई जस्ट रिमूव दिस टू फ्रॉम हियर एंड आई फिक्स इट विद द फॉर्मूला। यहाँ पे लिख देते हैं इसको। So this is a very important formula, condition for two circles to intersect orthogonally. वैसे कभी भी दो सर्कल्स के बीच का एंगल चाहिए तो यू कैन सिंपली यूज दिस फैक्ट दैट cos theta will be r1 square plus r2 square minus d square upon 2r1 r2, which is simply the cosine rule. ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आता है, लास्ट पॉइंट आज का जो है थ्योरी का, नहीं अच्छा फैमिली ऑफ सर्कल्स बची इसके बाद। तो चलो बच्चों, इसमें ऑर्थोगोनैलिटी में एक लास्ट पॉइंट जो आता है वो है कि locus of the center of a variable circle which is orthogonal to two fixed circles. Suppose आपके पास एक सर्कल है S and this is a fixed circle, ये आपको given है। है ना, ये एक सर्कल गिवन है आपको। एक और सर्कल गिवन है S डैश। ये दोनों गिवन सर्कल्स है, these two are given circles. You have to find the locus of the center of a circle जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे। तो we assume that the locus is h, k। सर्कल के सेंटर का लोकस h, k मान लेते हैं। ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2hx minus 2ky plus lambda equal to 0. This is the equation of a circle whose center is h, k. इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो, ये बार बार लोकस के क्वेश्चन में ऐसे ही अज्यूम करना पड़ता है। Whenever you assume the center is h, k, remember this that the equation of the circle becomes x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus lambda equal to 0. अब lambda eliminate करना है, this is the variable, and to eliminate lambda you require two equations. दो इक्वेशन चाहिए आपको। कौन सी दो इक्वेशंस आएंगी? This circle, equation number 3, will intersect the first circle orthogonally. So therefore 2 times g1 g2 plus 2 times f1 f2 is equal to c1 plus c2. Third equation will also intersect the second equation orthogonally. ये circle इसको भी orthogonally कट कर रहा है, तो you get 2 times g2 है ना plus 2 times f2 c2 plus lambda, and you subtract the two equations. आपको lambda eliminate करना, तो subtract the two equations. जैसे आप subtraction करेंगे, you will get 2h g1 minus g2 plus 2k f1 minus f2 is equal to c2 minus c1. And if you replace h with x, k with y, this equation becomes 2x g1 minus g2 plus 2y f1 minus f2 plus c1 minus c2 equal to 0. This equation is nothing but s minus s dash equal to 0, which happens to be the radical axis of the two given circles. तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई सर्कल किन्हीं दो गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है तो वेरिएबल सर्कल का जो सेंटर होगा वो डेफिनेटली उन गिवन सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। If a circle intersects two given circles orthogonally, it is necessary that the center of the circle will lie on the radical axis of the two given circles. This is very important formula. इससे क्वेश्चंस करने में आपको ये पूरा डेरिवेशन करने से आप बच जाएंगे। हम सीधे एंड रिजल्ट यूज कर लेंगे कि इट लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस। अब बच्चों लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ सर्कल, जो लास्ट टाइम पे मैंने थोड़ा सा छुड़वा दिया था आपको। तो जैसे हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था, फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता था कि any line which was passing through the intersection of L1 and L2 was taken as L1 plus lambda L2 equal to 0. और जनरली लाइंस के जो क्वेश्चंस होते थे L1 प्लस लैम्डा L2, उसमें हमने देखा था कन्वर्स ज्यादा यूज होता था। मतलब
most of the time you have to write the equation of the line in the form L1 plus lambda L2 equal to 0 and then claim that the line is passing through a fixed point. सर्कल से केस में बच्चों कन्वर्स नहीं यूज होता, सर्कल से केस में डायरेक्ट रिलेशन यूज होता है. तो आपको जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो सेकंड वाला फॉर्मूला है. दिस इज व्हाट आई यूज मोस्ट ऑफ द टाइम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through the point of intersection of a circle S equal to 0 and the line L equal to 0 is given by S plus lambda L equal to 0 या S plus K L equal to 0. मैं समझा देता हूं क्या मतलब है इसका. आपको एक सर्कल गिवन है S equal to 0. You're given this ये ब्लैक सर्कल की इक्वेशन गिवन है. You are also given the equation of the line L equal to 0. Now there can be infinitely many circles which will pass through the intersection of this line and the circle. मतलब A and B से पास होने वाले there are infinitely many circles. All these circles, जितने भी ये variable circles होंगे which are passing through A and B, उन सभी की इक्वेशन S plus lambda L equal to 0 फॉर्म में होगी. ये जरूरी होता है ना, इट इज नेसेसरी. तो ये जो वेरिएबल सर्कल है मैंने ऑरेंज से एक सर्कल बना दिया, ऐसे और भी बनेंगे. फिगर खराब ना दिखे इसलिए आई हैव जस्ट ड्रॉन वन ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू एंड बी. सो यू कैन अज्यूम द इक्वेशन ऑफ दिस ऑरेंज सर्कल एज S plus lambda L equal to 0. एनी सर्कल विच इज, आपको कोई भी सर्कल अगर ऑब्जर्व होता हुआ दिखता है, इफ यू ऑब्जर्व एनी सर्कल passing through the intersection of a line and a circle, you can assume the equation of that circle as S plus lambda L equal to 0. You can always do this. अब ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज करने का जो कलाकारी है, जो आर्ट है इसको यूज करने का, दिस आर्ट डिपेंड्स ऑन द फिगर. यू हैव टू ड्रॉ द फिगर नाइसली. जो इंफॉर्मेशन थी उसको बनाइए और जो सर्कल आपको चाहिए उसको डॉटेड बनाइए या अलग कलर से बना लीजिए. जैसे मेरे पास अलग कलर की फैसिलिटी है तो मैंने ऑरेंज कलर से उसको शो कर दिया है. तो ड्रॉइंग अ फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर यू कैन विजुअलाइज that which circle is passing through the intersection of which circle and which line. ठीक है. तो बच्चों ये पहली फॉर्म हो गई. अब क्वेश्चंस में क्या होता है, ये लाइन एल जो होती है बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दी जाती. ऐसा नहीं दिया जाता कि सर्कल इज दिस एंड लाइन इज दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन. ये सिचुएशन नहीं दी जाएगी. ये लाइन हिडन होती है, सर्कल भी हिडन होता है. दिस सर्कल एंड लाइन विल बी गिवन इनडायरेक्टली व्हिच कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द फिगर. जैसे एक और देखिए, suppose now I go move to the point number A. Equation of the family of circles passing through the point of intersection of two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0. तो बच्चों अब एक सर्कल आपको ब्लैक वाला गिवन है S1 equal to 0 और एक और ब्लैक सर्कल गिवन है S2 equal to 0. And you to find the equation of this orange circle. ये सर्कल चाहिए आपको which is passing through the intersection of S1 equal to 0 and S2 equal to 0. ठीक है. Now what you have to do is try to visualize कि जो orange circle है, try to visualize this orange circle as passing through the intersection of a line and a circle. इस orange circle को एक line और एक circle से पास होता हुआ सोचिए. सर्कल तो आपको दो दिख जाएंगे S1 equal to 0 and S2 equal to 0, लेकिन वो जो लाइन है वो दिख नहीं रही होगी. वो लाइन मैंने ग्रीन से बना रखी है. इट इज अ हिडन लाइन which you have to observe that this is the common chord or radical axis. Common chord, this equation is L equal to 0. कॉमन कॉर्ड दिया हुआ नहीं था, आपने कॉमन कॉर्ड सोचा कि यहाँ पे कॉमन कॉर्ड अगर हम विजुलाइज करें तो मुझे दिखता है कि दिस ऑरेंज सर्कल इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ S1 and the green line, and therefore you can assume the equation of this orange circle as S plus lambda L equal to 0, where L is common chord या radical axis. लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है. टू फाइंड लैम्डा एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन. ठीक है. अच्छा अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन इज
equation of the family of circles passing through two given points x1, y1 and x2, y2. अब की बार आपको सर्कल और लाइन दोनों नहीं दिए. सबसे सिंपल सिचुएशन थी बी, जहां पे सर्कल और लाइन गिवन थे. We straight away use the formula s plus k equal to 0. In the first situation, line was not given. Instead, we were given two circles. तो हमने पहले common chord निकाला s minus s dash equal to 0 करके, and then we use the equation s plus lambda equal to 0. मैं generally ये वाला form use नहीं करता हूँ. I personally do not use this form. Textbooks में होता है इसलिए मैंने आपको लिख के दे दिया है. But personally, I do not use this particular form. I always prefer s plus lambda. अब थर्ड सिचुएशन पे बच्चों चलते हैं. दिस वाज सिचुएशन नंबर ए, सिचुएशन बी. नाउ वी आर ऑन द थर्ड सिचुएशन. आपको बच्चों गिवन है कि सर्कल, ऑरेंज सर्कल चाहिए हमको. दिस ऑरेंज सर्कल इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए. ए इज x1 y1, b इज x2 y2. तो अब आप इस सर्कल, ऑरेंज सर्कल को कैसे अज्यूम करोगे? नाउ व्हाट आई डू इज आई थिंक ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी. आप ए बी लाइन के बारे में सोचिए. यू कैन फाइंड इट्स इक्वेशन ए बी. So equation of AB is L equal to 0, which you can easily calculate because you know the coordinates of A and B. And also I take a circle with diameter AB. And the equation of the circle can easily be calculated. Suppose this is S equal to 0. तो हमने ये ग्रीन सर्कल गिवन नहीं था, ये हमने कैलकुलेट करा डायमीटर फॉर्म से. हमने विजुलाइज करा कि यार इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल देख लिया डायमीटर फॉर्म से. दिस वाज s equal to 0 and we visualize this line AB. And now this orange circle is again passing through the intersection of S and L. So you can assume its equation as s plus lambda L equal to 0. ऊपर बच्चों वही फॉर्म लिखा है लेकिन ये टेक्स्ट बुक वाला फॉर्म है. ध्यान से देखो. दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल. Circle with diameter AB, and this is equation of the line in determinant form. बेकार का फॉर्म है, मैं यूज नहीं करता इसको ज्यादा. आई ऑलवेज प्रेफर s प्लस लैम्डा इल इक्वल टू 0. हम कोशिश करते हैं कि s और l ढूंढ ले क्या दिया, क्या होना चाहिए. एंड दिस कैन ओनली बी डन बाय ड्राइंग द फिगर. अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सिचुएशन, फोर्थ केस. फोर्थ केस में बच्चों आपको बोला है इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू अ फिक्स लाइन. सो यू आर गिवन दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन L इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आपको पता है. And this line is passing through a fixed point x1, y1. ये जो सर्कल है बच्चों, ये इस लाइन को इसी पॉइंट पे टच कर रहा है. दिस इज द पॉइंट P, x1, y1. So this is the line, given line, and this circle will touch this line at a point P, जो कि लाइन के ऊपर ही है. ठीक है. You have to find this equation of orange circle. लाइन तो पता है मुझे, लाइन तो दिख रही है, but I should visualize this orange circle as passing through the intersection of a line and a circle. अब वो सर्कल कौन सा लिया जाए, तो उसके लिए बच्चों I choose a point circle x minus x1 square plus y minus y1 square equals to 0. I call this equation as capital S. And this is the line L. So I can assume this orange circle as S plus lambda L equal to 0. I can visualize this orange circle as passing through the intersection of this point circle and this line L. So therefore its equation again becomes S plus lambda L equal to 0. यहाँ भी वही लिखा हुआ है, S point circle plus lambda times L. ठीक है. मतलब कुल मिला के फैमिली ऑफ सर्कल्स में हमेशा S plus lambda L यूज करिए और लैम्डा के लिए अलग से इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी. सो विद दिस वी कंप्लीट द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. मतलब मेंस में, एडवांस में भी थ्योरी तो इतनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे, लेकिन थ्योरी तो इतनी होती है एडवांस में भी. एंड इफ यू आर लकी यू माइट गेट एन इजी क्वेश्चन. कुछ चीजें जो एडवांस में ज्यादा पूछते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी है, जैसे पोल पोलर मैंने पढ़ा दिया, रेडिकल एक्सिस भी पढ़ा दिया. फैमिली ऑफ सर्कल्स काफी पूछा जाता है एडवांस में, वो मैंने आपको बता दिया. कॉमन टेंजेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए.
तो लगभग सारी थ्योरी वाइज तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। अब बच्चों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पे हमने इन पूरी थ्योरी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट विल जस्ट लुक एट द थ्योरी। बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट इन द चैप्टर यू कैन आस्क। अगर सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक तो टाइप यस। कोई चीज आप चाहते हैं कि सर इसको दोबारा बता दीजिए, इसका प्रूफ बता दीजिए, लॉजिक बता दीजिए थ्योरेटिकली, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जस्ट टेक 2 मिनट्स। कोई चीज अगर आपको अभी भी पूछनी है, कोई डाउट है तो बता दीजिए। अगर समझ में आ गया है तो टाइप यस। इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, आपको कोई चीज दोबारा से पढ़नी है, आपको लगता है कि सर हमने उस समय पढ़ा था तो ये कंफ्यूजन अभी भी रह गया है, if you have any confusion still left, please ask it. So otherwise we'll move to the problem solving part. How do we use these concepts in solving the questions? अच्छा, पोल एंड पोलर में बेटा कुछ नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि सपोज इफ दिस इज अ सर्कल, this is a given circle, इसकी equation given है s equal to 0, and there is a point p which can be inside, outside or on the circle. Its coordinate is given x1 comma y1, this is given to you, ये दोनों चीजें given है. Now what you do is you draw infinitely many seconds from point p on this circle. You can draw infinitely many seconds. Let's call one of the secant is L1, किसी एक को L1 बोल देते हैं, L2 बोल देते हैं, आप बहुत सारे बना सकते हैं, L1 L2 L3 and so on. Suppose I pick any one of the secant L1. Now what I do is I draw the tangents at the point of intersection of the secant and the circle. We draw the tangents. The locus of this point of intersection M h comma k, ये जो locus होता है, this locus is called the polar. है ना, आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर हम पॉइंट L2 को secant लेते हैं, if I take L2 as a secant, then the intersection of tangents will be something like this. एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, and this will be something like this, somewhere here. It will be somewhere here. अगर आप इनको लेंगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे कुछ आएगा. तो these are different positions of him. अब figure I haven't drawn the figure to scale, so therefore ये आपको straight line नहीं दिख रही होगी, but this happens to be a straight line. All these points will lie on the straight line. All these point of intersection of the tangents will lie on a straight line, and this straight line is actually called polar. This is called polar. The point of intersection of the tangents drawn at the intersection of the variable secants and the circle is called the polar of the and this point is called the pole. जहां से आपने secants बनाए थे इसको pole बोलते हैं. ठीक है, तो this is the idea of pole and polar. बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान मत हो. एक बार वापस से लेकिन मतलब अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड रीड दिस प्रूफ अगेन. रीड द प्रूफ ऑफ पोल एंड पोलर अगेन, यू विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या करा था. यहाँ पे फिगर बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई हैव डिराइव्ड एवरीथिंग हियर. सो दिस इज द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि देयर इज अ पॉइंट पी फ्रॉम वेयर यू ड्रॉ द सीक्वेंस. From the intersection of secant and the circle, you draw the tangents. The point of intersection of tangents will lie on a straight line, and this straight line is called the polar of the point P. And this definition will hold for all the curves. This is true for circles, for parabola, for ellipse, and no, pole can be inside the circle. Pole can be inside. I'll give you an example. If this is a circle and this is the pole, I can draw infinitely many secants again. You can draw infinitely many secants. And again, at the end points of these secants, you draw the tangents.
you get a point m. इसी तरह से अगेन यहाँ पे टेंजेंट बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए, you'll get this point m2. m1 m2 जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, that straight line is called the polar of the pole p. So p point can be inside the circle as well. It is not necessary that p point should be only outside the circle. It can be inside the circle, on the circle, or outside the circle. If the point p is outside the circle, polar will coincide with the chord of contact. जिस तरह से radical axis coincides with the common chord, उसी तरह से polar will coincide with the chord of contact. If the point p is outside, if point p is on the circle, polar will coincide with the tangent at p. And if point p is inside the circle, the polar will exist. Although tangent वगैरह नहीं बनेगा, chord of contact नहीं बनेगा, लेकिन polar exist कर रहा होगा. t equal to 0 से आप polar की equation निकाल सकते हैं कभी भी. चलो बच्चों, तो let's start with some problem solving now. बहुत सारे मतलब there are around 21 questions which I found important, जिनमें सारे concepts cover हो जाएंगे. देखते हैं आज हम कितने कर पाते हैं, नहीं तो बचे हुए फिर next time पे कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. The abscess of 2 points A and B are the roots of the equation. Abscess of 2 points A and B are the roots of the equation x square plus 2x minus a square equal to 0. तो ठीक है बच्चों, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ. इस इक्वेशन के रूट्स हैं x1 x2. Y and their ordinates are the roots of the equation y square plus 4y minus b square equal to 0. The roots of this equation are y1 y2. We have to find the equation of the circle with AB as diameter. ध्यान रखिएगा यहाँ पे A मतलब हुआ x1, y1 and B is x2, y2. तो बच्चों ये ट्रिक ध्यान रखना. If x coordinates of A and B are roots of a quadratic in x and y coordinates of A and B are roots of a quadratic in y, then the equation of the circle with AB as diameter is addition of these two equations. इन दोनों equations को add कर लो. And that is the answer. Simply add the two equations. बस ये इंश्योर करिएगा कि while adding the equations, जिस इक्वेशन के रूट्स x1 x2 हैं वो क्वाड्रेटिक x में होनी चाहिए, जिसके रूट्स y1 y2 हैं वो क्वाड्रेटिक y में होनी चाहिए, and the coefficients of x square and y square must be equal to 1. x square और y square का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. Then you can simply add the two equations to find the equation of the circle. अब ये लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक बहुत सिंपल सा होता है कि डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल इज ये डायमीटर फॉर्म होती है ना. इफ यू एक्सपैंड दिस यू गेट x square minus x times x1 plus x2. ठीक है. Now because x1 plus x2, x1 and x2 are the roots of this particular quadratic equation, तो x1 plus x2 will be, या इनफैक्ट ऐसा सोच लो, इतना भी नहीं करते. ये जो बच्चों इक्वेशन लिखी हुई है ना यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर दिस एक्सप्रेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक whose roots are x1 x2 and this is a quadratic whose roots are y1 y2. और बीच में हमने प्लस लगा रखा है. So simply add the quadratic whose roots are x1 x2 and the quadratic whose roots are y1 y2. दो चीजों का ध्यान रखना होता है. Coefficient of x square and coefficient of y square should be 1 because it has to be circle. तो coefficient 1 होने चाहिए. And the quadratic in x should be having the roots x1 x2. Quadratic in y should be having the roots y1 y2. कई बार एग्जामिनर बदमाशी करेंगे. वो what they'll do is वो आपसे बोलेंगे कि x1 x2 are the roots of y square minus y square plus 2y minus a square equal to 0 and y1 y2 are the roots of x square plus 4y minus
b square equal to 0 है ना. This can be a trap in the question. So in that case आप कैसे बचेंगे? x1 x2 जिस इक्वेशन के रूट्स हैं, that equation should be a quadratic in x. So you'll rewrite this equation as quadratic in x, and you'll rewrite this equation as quadratic in y. Sorry, यहाँ पे x कर देते हैं. और उसके बाद ऐड करने पे you'll straight away get the answer. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है डायमीटर फॉर्म का कनेक्शन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन देखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट टचेस द पॉजिटिव y एक्सिस एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2l ऑन x एक्सिस. तो बच्चों एक ये सर्कल बना हुआ है विच इज टचिंग द y एक्सिस, सपोज एट अ पॉइंट a, and it cuts x axis in b and c. You have to find the locus of the center of the circle. Let's call the locus as p h comma k. p से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं d on x axis. ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी. The length of the intercept is given as l, so we are given that this length is l. Of course this will be also l. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Find the locus of the center of the circle. जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको h comma k मान लेते हैं. Let locus be p h comma k. So therefore the equation of the circle becomes x square plus y square minus 2hxy minus 2ky plus lambda equal to 0 ना. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि this is how you have to take the equation. Now the x-intercept is given by 2 times root of g square minus c. g square minus c मतलब यहाँ पे it is h square minus lambda. और बच्चों जो x-intercept है that is equal to 2l. This gives you h square minus lambda is equal to l square. Equation number 1. ध्यान रखिएगा, we have to eliminate lambda, so therefore we require two relations. This is the first relation, x-intercept. Now the value of the y-intercept will be 0. 2 times root of y-intercept मतलब हुआ 2 times root f square minus c. This value बच्चों should be 0 because the circle is only touching y-axis. The length of the intercept made by the circle on y-axis is 0. So therefore you get another equation that lambda is equal to k square. Equation number 2. बस अब दोनों यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए. Replace h with x, k with y. Get the answer. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. इट इज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस. वो फॉर्मूला हमने यूज करा है. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ये सर्कल बच्चों स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं, वेक्टर से भी कर सकते हैं, सर्कल से भी कर सकते हैं. तो सर्कल से ही करके देखते हैं. स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स का मैं आपको हिंट दे दूंगा. So if the join of a x1 comma y1 and b x2 comma y2 makes an obtuse angle at p x3 comma y3. So बच्चों the situation is that there is a point a, there is a point b, x1 y1 and x2 y2. ठीक है, and there is a point c, and we want this angle, we want this angle to be obtuse. ठीक है, AB should subtend an obtuse angle at the point P, x3 comma y3. तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? One approach is method 1. You can use cosine rule, cos theta, which is AP square plus BP square minus AB square upon 2 times AP into BP. ये वैल्यू बच्चों नेगेटिव होनी चाहिए.
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे because theta is obtuse, so cos theta should be negative. So therefore you'll get the condition that AP square this is one approach of solving the question. Method 2, AP dot BP should be less than 0. Think about this yourself. AP dot BP should be less than 0. है ना? AP dot BP will be mod AP mod BP cos theta. Cos theta is negative because theta is obtuse. So this quantity should be negative. And vector AP can be calculated by position vector of P minus position vector of A. So x3 minus x1 I cap, y3 minus y1 j cap. This is the fastest way of solving the question, no doubt. Vector BP will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap, and probably you get the answer in the next step. AP dot BP करते you'll get the answer, you'll prove the result. मैं इसको सर्कल से कर रहा हूँ. कैसे कर रहा हूँ ये देखिए. I take a circle with AB as diameter. I take a circle with AB as diameter. ठीक है. Now if I choose a point, if I choose any point P on this circle, then observe that angle APB will be 90 degrees. अगर हम यहाँ पे कोई point ले लेते हैं, suppose we call this point as P1, so this angle would be 90 degrees. ठीक है. Now if I choose a point P outside the circle, something here, P2, in that case observe that this angle will be smaller than 90 degrees. This will be acute angle. And if I choose a point inside the circle, in that case this angle would be an obtuse angle. ठीक है. तो हम इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि because we want this angle to be obtuse, so therefore the point P should lie inside the circle. P lies inside the circle with AB as diameter. Now equation of the circle with AB as diameter is capital S x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. And if the point P lies inside the circle, the value of power should be negative. S1 की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, which means इसमें x3, y3 रखने पे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए. And this clearly implies option number B. ठीक है. इसको बच्चों घर पे एक बार ट्राई कर लेना, इससे भी हो जाएगा. डू इट योरसेल्फ. ये लेंथी अप्रोच है, इसके बाद आपको आगे जाके थोड़ा सा फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, और फैक्टराइज या रीअरेंज कुछ करना पड़ेगा. डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा इससे भी. तो दिस इज द मोस्ट लेंथी अप्रोच, बट एग्जाम में ज्यादातर बच्चे इसी अप्रोच पे कूदेंगे. वेक्टर्स तो सोचते ही नहीं, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर्स कौन सोचेगा. ऐसे ही क्वेश्चन कहीं पे भी सर्कल का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन सर्कल का मोटिवेशन कैसे मिला? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, दिस रिजेंबल्स द डायमीटर फॉर्म. ये एक्सप्रेशन डायमीटर फॉर्म को रिजेंबल करता है, तो वहां से हमें मोटिवेशन मिला. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ A. You have to find the value of A for which the point A comma A plus 1 lies inside the region bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the straight line x plus y equal to 2 in the first quadrant. तो बच्चों आप देख सकते हैं, अगर हम इस फिगर को ड्रॉ करें, which is not difficult, this is the circle of radius 2 and this is the straight line x plus y equal to 2. We want this point to be inside the region
which is bounded by the circle and the line. तो वो point is shaded region में होगा. Point is to be in the first quadrant as well. So it has to be in the shaded region. ठीक है. You have to find the value of A. चलो शुरू करते हैं. Let the point P be A comma A plus 1. Because the point lies in the first quadrant, A should be greater than 0. ठीक है. Also, origin and P lie on different sides with respect to the line x plus y minus 2 equal to 0. है ना, आपको दिख ही रहा है ओरिजिन इस तरफ है, पॉइंट इधर होना चाहिए, तो दे शुड बी ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ दिस लाइन x plus y equal to 2. अब ओरिजिन रखने पे बच्चों इस लाइन पे नेगेटिव आ रहा है. ओरिजिन रखेंगे तो यू गेट 0 plus 0 minus 2 which is equal to negative value. So therefore point P रखने पे ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, and therefore from here you get A is greater than half. Relation number 2. Also P should be inside the circle. P should be inside the circle. So therefore S1 की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. What is the value of S1? A square plus A plus 1 का whole square minus 4 should be negative. This gives you 2A square plus 2A minus 3 less than 0. Roots of this equation are minus 2 plus minus B square plus 4AC upon 2A, which is minus 1 plus minus root 7 upon 2. तो बच्चों यहां से आपको A की वैल्यू मिल जाती है. Therefore, using the sign scheme, this implies that A belongs to minus 1 minus root 7 by 2 से लेकर root 7 minus 1 by 2. ठीक है. Equation number 3. Now you have to take the common values of all the three. So the common value is first intersection second intersection 3 implies that A belongs to half से लेकर root 7 minus 1 by 2. So again, interesting question. Uses two concepts actually. First concept was relative position of 2 points with respect to a line and the power of the point with respect to the circle. Question number 5 पे चलते हैं. P is a variable point on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2y plus c equal to 0. तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड सर्कल दिया हुआ है ना. दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल whose center is minus g comma minus f जो मैंने c से रिप्रेजेंट करा है. And P is anywhere on the circle. P can be anywhere on the circle. So P is a variable point. CA and CB are perpendicular from C on x-axis and y-axis. So from the center C, I have dropped the perpendicular on x-axis CA, and from the center C, I have dropped the perpendicular on y-axis CB. Show that the locus of the centroid of the triangle PAB. Now this is PAB is this triangle PAB. इस triangle के centroid का locus बताना है आपको, है ना. तो we assume that the centroid is h comma k. Let locus be g h comma k. ठीक है. Because P is moving on this variable circle, I assume that the coordinate of P is, let P be equal to पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. बच्चों याद है ना, x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. तो minus g plus r cos theta
minus f plus r sine theta. Now theta is a variable because the point P will keep on moving around the circle. So theta will be a variable. And to eliminate one variable, I require two equations. तो वो दोनों इक्वेशंस आराम से आ जाएंगी. अच्छा बच्चों, यदि c का कोऑर्डिनेट माइनस g कॉमा f है, तो a will be minus g comma 0 because this line is parallel to y axis. They have the same x coordinate. Coordinate of a becomes minus g comma 0. Coordinate of b becomes 0 comma minus f because this line cb is parallel to x axis, so they should have the same y coordinate. B becomes 0 comma minus f, a becomes minus g comma 0, and we assume p as this. So therefore the centroid becomes 3h is equal to minus g plus r cos theta plus 0. ठीक है, x1 plus x2 plus x3 must be equal to 3 times the centroid का x coordinate. यहां से बच्चों हमारे पास आता है r cos theta equals 3h plus 2g, equation number 1. We want two equations है ना, theta eliminate करने के लिए require two equations, एक और ढूंढना पड़ेगा. Again I use the centroid. 3k is equal to minus f plus r sine theta plus 0, and therefore you get r sine theta is equal to 3k plus 2f, equation number 2. Now we are supposed to eliminate theta. This can easily be done by squaring and adding the two equations. दोनों equations को square करके add कर लो. You get r square ठीक है, which will simplify to 3x plus 2g whole square 3y plus 2f whole square equals r square, which is same as, हम बच्चों इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहे हैं सर्कल की इक्वेशन में, x plus 2g by 3 whole square plus y plus 2f by 3 whole square equals r by 3 whole square. And it is mandatory to keep the coefficient of x and y as unity. क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये था कि show that the locus of the centroid of the triangle PAB is a circle. Now we have proved this. Which center at the centroid of the triangle CAB. Now what is the centroid of the triangle CAB? Centroid of the triangle CAB will be 0 minus g upon 3, 0 minus f upon 3. So that is actually equal to minus 2g by 3 minus 2f by 3. तो बच्चों आप देख सकते हो कि this is also the center of the circle. This is the required equation of the circle. जो हमने locus calculate किया था वो ये आया था. The center of the circle is minus 2f by 3 minus 2, है ना, ये center है इसका. And the radius of this circle is r by 3, that is one third of the radius of the given circle. Original circle का one third आता है. So that completes the proof. Again the question looked simple because we took this coordinate as a parametric coordinate. अगर point circle के ऊपर घूम रहा है कहीं भी तो हमेशा उसको parametric form से करिए. आपको सिर्फ theta eliminate करना पड़ेगा and you require only two relations. ठीक है, keep this thing in mind. It's an important question. Question number 6. You are given a condition that 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 is 0. You have to show that the line lx plus my plus 1 touches a fixed circle. Also find the center and radius of the circle. Okay. Let's say the circle is, let the line touch the circle
है ना, we assume कि this line is touching this particular circle. So now the distance of the line from the center must be equal to the radius of the circle. ठीक है, अगर ये सर्कल है आपका and this is the line, then the distance of the line from the center, let's call this distance as p. P must be equal to r. Therefore, what is the distance of a line from a point? Mod of ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square must be equal to the radius of the circle, which is root of g square plus f square minus c. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना, रेस्ट इज ऑल एल्जेब्रा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, तो बच्चों देखो आपके पास आएगा एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2fg टाइम्स एल एम माइनस 2gl माइनस 2fm is equal to L square times g square plus f square minus c plus m square times g square plus f square minus c minus c l square minus c m square. ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आ गई. Now I collect the terms of L square together. Why do I collect the terms of L square together? Because the condition is given in terms of L square, m square and L. तो L square वाले terms को एक साथ कर लो, f square minus c. m square वाले terms के साथ आएगा. Now collect the terms of m square, you get g square minus c. ठीक है, प्लस L इंटू एम के साथ आपका आएगा, L इंटू एम विल बी माइनस टाइम्स एल एम इंटू 2gf. ठीक है, फिर अच्छा कुछ और, एल स्क्वायर यहाँ भी तो था, कुछ गड़बड़ थोड़ी करी. हाँ बच्चे, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया. देयर वाज नो सच टर्म लाइक सी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा. आई मेड अ मिस्टेक. ना ये वाली टर्म्स नहीं आएंगे एक्चुअली, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था ना हमको. तो ये बच्चों आ गया एल एम के साथ. फिर आएगा आपका माइनस 2gl minus 2fm minus 1 equals to 0. Let's call this as equation number 1. Yadi, if this line touches the circle, then this condition 1 must be true. If the line touches the circle, then this condition must be true. But you are given that this condition is true. Excuse me, sir. Hmm? This will be plus 2gl and plus 2fm. Plus 2g. हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू. प्लस 2gl प्लस 2fm. ठीक है गाइस. अच्छा तो बच्चों आपको जो कंडीशन दी है दैट इज 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन गिवन टू यू. फर्स्ट कंडीशन हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन आपको दिया है कि सेकंड ट्रू हो रही है. So that means these two conditions must be identical, and therefore the coefficients must be proportional. F square minus c upon 4, L square का coefficient must be equal to g square minus c upon minus 5 must be equal to Lm का coefficient is minus 2gf upon 0 is equal to L का coefficient is 2g upon 6 is equal to m का coefficient 2f upon 0
is equal to the constant term is -1. तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस मस्ट बी आइडेंटिकल। और ध्यान रखिएगा अगर दो इक्वेशंस मैथ्स में आइडेंटिकल होती हैं तो कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, दे आर नेवर इक्वल। ठीक है बच्चों। तो नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम दिस पार्ट you get f is equal to 0. From these two relations you get g is equal to -3. ठीक है। and from maybe you can take the first and the last relation, you get f square minus c should be -4, c should be equal to 4. तो बच्चों आपको c की वैल्यू पता चल गई 4, g की वैल्यू पता चल गई -3, f की वैल्यू पता चल गई 0. So therefore the required circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy, वो तो 0 ही हो गया, plus c equal to 0. This is the required circle. हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमें बताना था सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर तो हो गया 3,0, रेडियस हो गया g square plus f square minus c √5. This is your answer. क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार फिर से देख लो। आपको बस ये पता करना था कि if a line touches a circle then the distance of the center from the line should be equal to radius. ये मेन कंसेप्ट था सर्कल का। एक बार ये कंसेप्ट आपको क्लिक कर गया तो बस फिर हमको वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर करा, वी सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो कंडीशन दी थी एल स्क्वायर एम स्क्वायर के टर्म्स में, हमने इसको भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर के टर्म्स में ले लिया एंड वी कंपेयर्ड द कोफिशिएंट्स to find G, F and C. Once you get G, F and C, the center and radius are obvious. Seventh question देखते हैं. P is any point on the circle x square plus y square equal to 44. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया है C1, x square plus y square equal to 44. The radius of the circle R1 is equal to 12 and the center of the circle A is 0, 0. There is another circle C2, x square plus y square minus 6x minus 8y equal to 0. Now, the center of the circle is R2 is equal to 5 and center will be 3, 4. ठीक है। Now, the distance between the centers, AB will be equal to 5. And this is less than R1 plus R2. So therefore, C2 is strictly inside C1. ये फिगर तो बाद में बनेगा है ना, C2 is strictly inside C1. तो ये बच्चों यदि सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है, तो C2 is strictly inside C1. Also, C2 passes through, आप देख सकते हो सर्कल की इक्वेशन में 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्जर्वेशन है ये। C2 passes through A 0, 0, मतलब C2 सर्कल जो है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ C1. नाउ C1 का सेंटर वाज A, C2 का सेंटर इज B. थोड़ा सा अलग जगह लिख देता हूँ, आगे जाके टिक करता हूँ। तो ये बच्चों इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई ना, वी ड्रॉ द फिगर नाउ। इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमने फिगर ड्रॉ करा, तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा चलो रहने दो यहीं पे। अब बच्चों पूछा क्या है क्वेश्चन, टू फाइंड you are given that P is any point on this circle. P is a point on this orange circle. बाहर वाले सर्कल पे पॉइंट P लेना है, कहीं भी ले सकते हैं. And Q is a point on the inner circle.
and we want the distance between P and Q to be maximum or minimum. Maximum minimum distances अगर आपको याद हो तो they occur along the common normal. तो देखो ध्यान से देखना. Normal in case of a center will normals in case of circles pass through the center, and minimum maximum distances always exist along the common normal only. तो इसीलिए बच्चों ये जो हम लाइन बना रहे हैं ध्यान से देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस इस लाइन के अलोंग ही होंगे बिकॉज दिस लाइन इज द कॉमन नॉर्मल टू द टू सर्कल्स. तो मैक्सिमम के लिए अगर हम मैक्सिमम ढूंढें तो आई शुड टेक P at P1, Q at Q1. तो P1 Q1 will give you the maximum value. This is equal to PQ max, है ना. P1 Q1 is the maximum distance of PQ. And now what is P1 Q1? तो देखो PQ max will be equal to P1B plus Q1B. P1B is 5. Q1B is 12 plus 5, which is 22. तो PQ max तो बच्चों 22 आ गया. अब आपको चाहिए मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस के लिए व्हाट आई डू इज, लेट्स चूज P1 here. It has to be along this line only. तो choose P1 here. तो आपके पास अब आ जाता है कि AQ1 is equal to PQ minimum, है ना. That is when P is same as A, and therefore the value of PQ minimum will be the radius of the circle. नहीं सॉरी बच्चों गड़बड़ हो गया ना. ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम डिस्टेंस और छोटा भी मिल जाएगा हमें, ध्यान नहीं दिया. Just think about this yourself. कि what should be the distance PQ, minimum distance PQ क्या हो सकता है? Just think about this carefully. It has to be along the common normal, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैंने थोड़ा सा गलती कर दी जल्दबाजी के चक्कर में. आज यहीं तक करते बच्चों, है ना. This will be the last example for today, and we'll wind up the session in the next class. We have around 14 more questions coming up. आज मैं आपको टीचिंग नोट्स नहीं भेजूँ, या चलो भेज देता हूँ. I'll send you the notes of the first part. थ्योरेटिकल वाले पार्ट के नोट्स मैं भेज दूंगा, क्वेश्चंस वाले नोट्स मैं नेक्स्ट टाइम पे भेजूंगा एक साथ, ठीक है. तो बच्चों ये P1 आप सोच के देखो, इफ आई चूज P1, the position of P at P1, and if I choose the position of Q at Q2, तो आपको डिस्टेंस मिनिमम मिलेगा, है ना. थिंक अबाउट दिस केयरफुली. P1 Q2 will be equal to PQ minimum. ये डिस्टेंस पहले वाले डिस्टेंस से भी छोटा आएगा. दिस इज स्मॉलर देन AQ, and therefore PQ minimum will be equal to, अब देखो बच्चों, BQ2 minus BP1, which is same as BQ2 will be B से Q2 तक की दूरी कितनी हो जाएगी? That would be same as AQ2 minus AB minus BP1. अब AQ2 is 12 minus AB is the radius of the green circle, that is 5, minus BP1 is again radius of the circle 5, so that will be 2. And therefore you have to find the difference between the maximum and minimum values. So therefore PQ max minus PQ min is equal to 22 minus 2, which is 20, and that is your answer.
ठीक है, तो मतलब बेसिकली आई वांट टू टेक ऑल द रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स व्हिच कवर एवरीथिंग, जो हमने थ्योरी पढ़ी वो सब कवर हो जाए। और इसकी चैप्टर की थ्योरी डिटेल में लेना दो कारण से जरूरी है। पहला रीजन है कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मुलाज दैट यू हैव सीन हियर एंड मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स दैट यू विल सी हियर विल बी यूज्ड इन पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला आल्सो। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को, और इलिप्स से इसकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है चैप्टर की। द फॉर्मुलाज ऑफ इलिप्स एंड फॉर्मुलाज ऑफ सर्कल्स विल रिजेंबल अ लॉट, सो इट मेक्स सेंस दैट यू कंप्लीट दिस चैप्टर थॉरली। स्टैंड अलोन क्वेश्चन तो आता ही है, प्लस बाकी चैप्टर्स के साथ भी मिक्स हो जाता है। इट मिक्सेस विद स्ट्रेट लाइंस, इट मिक्सेस विद एरिया अंडर द कर्व्स, इट मिक्सेस विद कैलकुलस, इट मिक्सेस विद पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो चलो बच्चों, आज यहीं तक करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल वाइंड अप दिस पार्ट. Next class will be on Tuesday. In the meantime, just revise the theoretical part of this chapter. पुराना रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप पुराना भूलना शुरू कर जाएंगे अब. तो make sure that you start with calculus, 3D vectors, start preparing those kind of topics. And take care. We'll meet on Tuesday.